Good morning to all of you guys. This is कैलाश शर्मा and you are watching YouTube channel of Sikar Academy. एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप में से जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को शेयर कर दें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फर्ज को कंप्लीट करें। इसके बाद आप में से जो भी साइंस को न्यू ट्रिक से, टेक्नोलॉजी से, एक्सपेरिमेंट से प्रैक्टिकली अगर कोई समझना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एक YouTube चैनल का लिंक दे रखा है, डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट्स के नाम से। वहां आपको लाइव एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल के थ्रू साइंस को समझाया जाता है। आप पहले उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर अपने साइंस को बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन वहां सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वहां रैंडमली सिस्टम चलता है और यहाँ अपने ओनली RBSE का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मूव करते हैं। इसके अलावा अगर आपको अदर क्लासेस नहीं मिल पा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उनका साथ में लिंक भी मिल जाएगा। तो उन लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और वहां पे आपको अपनी क्लासेस मिल जाएगी, तो उन क्लासेस को वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद गाइस अपने स्टार्ट करते हैं अपनी जो साइंस चल रही थी उसको आगे मूव करते हैं। अपने पढ़ रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कुछ बच्चों के कमेंट थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं यहां आपको एक स्क्रीन पे एक बड़ी इमेज डाल देता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, और उस बेस पे आपको फिर से थोड़ा से बड़े अमाउंट पे अपने क्या देख लेते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फिर से देख लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे एक साइड में, और एक साइड में मैं क्या करता हूँ इसके बारे में लिखता जाता हूँ। यहाँ जो आपको फर्स्ट यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरह जो कॉलम बने हुए हैं, वहां लास्ट तक टोटल कितने कॉलम बने हुए हैं, 18 कॉलम बने हुए हैं। इट मींस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम थे वो कितने थे, टोटल 18 कॉलम थे। कितने थे, 18। और यहाँ जिन्हें रो बोलते हैं, जिन्हें पीरियड्स भी बोला जाता है, वो कितने हैं, वो है टोटल गाइस 7। इसके बाद देखो फर्स्ट पीरियड जो है इसमें इस तरफ हाइड्रोजन है और उस तरफ क्या है, हीलियम है। दो ही तो एलिमेंट है, इसीलिए फर्स्ट को क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड में दिखाई दे रहा होगा 2 इस तरफ है, 6 उस तरफ है। थर्ड में भी 2 इस तरफ है, 6 उस तरफ है। तो सेकंड और थर्ड जो है इन दोनों क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। इसमें टोटल 2 एलिमेंट्स और इनमें कितने हैं, 8। फोर्थ और फिफ्थ इन दोनों में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, टोटल लास्ट तक 18 है। कितने हैं टोटल है, 18 है। थर्ड में कितने दिखाई दे, फोर्थ में कितने दिखाई दे रहे हैं, लास्ट तक फिलअप है, बीच में कहीं भी डिसेक्टेड नहीं है अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसीलिए टोटल 18 है। और ऐसे ही फोर्थ में है, फिफ्थ में है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड्स। क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इनमें, 18 है। और सेवंथ की बात करो, 6 और 7 की, तो 6 और 7 में यहां तो है ही एलिमेंट्स, 18 तो है ही, लेकिन उसके अलावा वहां नीचे भी है, टोटल 13 है, वहां भी है। यहां आप देखोगे तो 18 मिलेंगे, 57 पे लेंथनम है, उसके नीचे 89 पे एक्टिनम है, उसके बाद वो नीचे वहां से स्टार्ट हो जाते हैं, वो सारे उसी जगह पे आते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, वो अब ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो टोटल कितने होंगे एलिमेंट है, 18 प्लस 13 इक्वल टू 32। तो इन्हें बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड। टोटल कितने हैं ये, इनमें एलिमेंट्स है वो 32 है। यहां आपको फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं ये S ब्लॉक एलिमेंट्स है। कौन से हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो लास्ट में आपको टोटल 13, 14, 15, 16, 17, 18 नंबर ग्रुप जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, वो है अपने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। किस में आते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स में। किसमें, S ब्लॉक एलिमेंट्स में। जो 6th, 7th, 8th, 13, 14, 15, 16, 17, 18
ये किसमें आते हैं? पी ब्लॉक में। किसमें आते हैं? पी ब्लॉक में। बीच में जो है 13 to 12 ये किसमें है? डी ब्लॉक में। किसमें है? डी ब्लॉक में। यहाँ जो नंबर 20th पे है, जो 20th ग्रुप में है, जिंक है, कैडमियम है, तो ये क्या किसमें नहीं आते? ये एक्सेप्शन है, डी ग्रुप में नहीं आते। अंडरस्टैंड गाइस? और इसके बाद जो नीचे वाले रह गए दो एक्स्ट्रा जो पीरियड्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? ये हैं अब्लोक एलिमेंट्स। कौन से हैं? अब्लोक एलिमेंट्स। अब ये किस किस बेस पे डिवाइड करते हैं इनको? कल मैंने आपको बताया था कि द एलिमेंट्स विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कम इन s orbits and you can say fill up in s orbit, then it is known as s block elements। इसी तरह सबकी डेफिनेशन रहती है। p ब्लॉक में आएगा वो p ब्लॉक का, d ब्लॉक का आएगा वो d ब्लॉक का, जिसमें f ऑर्बिट में आएगा वो f ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इसके बाद चलते हैं नीचे। आपको 92 नंबर पे देखो U दिखाई दे रहा होगा 235। U यहां जो लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। और ये जो होता है एटॉमिक वेट होता है। इसके बाद भी जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है? पैरा यूरेनियम। क्या है गाइस? पैरा यूरेनियम एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स व्हिच कम आफ्टर 92 uranium are known as para uranium elements because these all elements are radioactive elements। because these all elements are radioactive elements, so these are known as para uranium elements। this is a specialty of all these elements which came after 92 uranium 235। understand guys? इसके बाद देखो बोरोन के पास बोरोन, सिलिकॉन, एस्टेटिन, आर्सेनिक है। यहां आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? जर्मेनियम के पास एक इस तरह जिगजैग लाइन दिखाई दे रही होगी। और इनपे कौन कौन एलिमेंट्स हैं? बोरोन मिल जाएगा आपको, सिलिकॉन मिल जाएगा, आर्सेनिक मिल जाएगा, टेलोरियम मिल जाएगा, एस्टेटिन मिल जाएगा। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये किस में आते हैं? इन्हें बोलते हैं मेटेलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये अपनी एक क्या है? एक अपनी क्या बन गई? एक मॉडर्न प्रेडिक्टर बन गई। कुछ स्पेसिफिक थिंग्स है। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं ये अभी बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले आप देखो कि s ब्लॉक के एलिमेंट्स को और साथ क्या बोलते हैं? यानी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं साथ में? इनको बोला जाता है एल्केलाइन एंड एल्केली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? बता चुका हूं मैं कल भी आपको, यह रिपीट कर देता हूं बस। s ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्केली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। p ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, d ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और अब ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहां एक बार इनका काम क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद आप देखो जो 18th ग्रुप है, लास्ट वाला, ये है। इसमें सारी की सारी जो गैसेज है वो नोबल गैसेज है। क्या है? नोबल गैसेज। अपन लोगों ने कहा था मेंडलीफ के टाइम तक नोबल गैसेज फाइंड नहीं हुई थी, न्यूलैंड के टाइम तक नोबल गैस फाइंड नहीं हुई थी। ये वो ही नोबल गैसेज है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडोन है। ये सारी कौन सी गैसेज है? नोबल गैसेज है। इन्हें आइनर्ट गैसेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइनर्ट गैसेज। आइनर्ट गैसेज का मींस होता है which do not react, और नोबल गैसेज भी which do not react। it means the gases which electronic configuration is complete so they do not react with other elements are known as noble gases। तो उन्हें नोबल गैसेज बोलते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद बात करते हैं 17th ग्रुप की। जो 17th ग्रुप है कौन सा गाइस है? 17th जो ग्रुप है इन्हें बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं गाइस? हेलोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन्स बोलते हैं। कौन कौन है? FCl, Br, I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these all elements are known as a halogen। अंडरस्टैंड गाइस? इसके बाद आप देखो कुछ बेसिक कॉलम्स की बात कंप्लीट हो गई। फर्स्ट और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, कॉलम्स जो हैं फर्स्ट और सेकंड s ब्लॉक वाले जो हैं, जिन्हें एल्केली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, वो किस में आते हैं? किस में इंक्लूड होते हैं? उन सभी में मेटल है। उन सभी में क्या है? मेटल है। अगर आप लास्ट क्लास में देखो तो वहां क्या है? वहां है नॉन मेटल। लास्ट क्लास जो 18th ग्रुप है वो तो क्या है? गैसेज है जो रिएक्ट नहीं करती, आइनर्ट नोबल गैसेज है।
जो 13th to 17th है वो क्या है, सारे के सारे ऑलमोस्ट नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। ये मेटल है, उस तरफ नॉन मेटल हो गए। बीच वाले डी ब्लॉक वाले भी क्या है, ये भी मेटल है। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा टाइटेनियम है, टंगस्टन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे सारे इसी में, ये सारे सारे क्या है, ये मेटल ही है। और ये जो जिगजैग लाइन पे दिखाई दे रही है आपको क्या है, मेटलॉइड है। तो ये अपनी मॉडर्न पीरियड टेबल यहाँ कंप्लीट होती है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अपने देखते हैं इस मॉडर्न पीरियड टेबल को यहाँ से रिमूव करते हैं। अब अपने बात करते हैं मेटलॉइड्स के होते क्या है। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं which donate electron and form cation are known as a metal। जो क्या करते हैं, जैसे सोडियम है, इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज जो आयन होता है उसे क्या बोलते हैं, कैटाइन। एंड दिस पोर्शन यू हैव ऑलरेडी रीड इन 9th क्लास, सो आई थिंक देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब इट इन लार्ज अमाउंट। अंडरस्टैंड। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके और एनाइन फॉर्म करते हैं, आर नोन एज एनाइन। ये सॉरी नॉन मेटल। मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, द एलिमेंट्स व्हिच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। इनमें क्या होती है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी। सो दीज आर नोन एज मेटलॉइड्स। बीच की प्रवृत्ति है इनकी, ठीक है, बीच की इनकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। अंडरस्टैंड गाइस। तो ये यहां तक हो गया। इसके बाद कुछ बताने वाला था क्या, जो मैंने कहा था कि अभी बताऊंगा, इसमें कुछ और नहीं है। मेरे पास मॉडर्न पीरियड टेबल का एक छोटा सा क्या है यहाँ, ये मैंने आपको कल भी दिखाया था लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरह का आप जो एक चार्ट परचेज कर सकते हैं मार्केट से और घर पे इसको कहीं भी चिपका सकते हैं। इसकी वजह से आपको काफी हेल्प मिलती है। आपको ज्यादा की तकरीबन ज्यादा नहीं तो 30 तक तो एटॉमिक नंबर लाइन होना चाहिए। जिंक कैडमियम में इसके नीचे जो Hg है, ये जो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं आते। ये कौन से केस है, एक्सेप्शन केस है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें या फिर तो लास्ट जो डी ब्लॉक का लास्ट डी ब्लॉक है या फिर डी जो ऑर्बिट है वो या फिर तो हाफ फिल्ड हो। अंडरस्टैंड गाइस, या पार्शियली फिल्ड हो, यानी फुल फिल्ड नहीं होना चाहिए। D10 नहीं होना चाहिए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में कितने आते हैं 2, एस में कितने आते हैं 2, P में 6, D में 10 और F में 14। तो D10 नहीं होना चाहिए। D क्या नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। D9 तक हो सकता है। D9 तक होगा तो वो क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक होगा। लेकिन इनमें क्या हो जाता है, D10 हो जाता है। सो दीज आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इट मींस दीज आर एक्सेप्शन केस। अंडरस्टैंड गाइस। तो ये अपनी क्या होती है, मॉडर्न पीरियड टेबल कंप्लीट होती है। इसके बाद अपने करते हैं कंपैरिजन बिटवीन मॉडर्न पीरियड टेबल एंड पीरियड टेबल ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव पीरियड टेबल और मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या डिफरेंस रह गया, मैं लिखने वाले नहीं है, केवल मैं आपको बताऊंगा कि मेंडलीव की जो पीरियड टेबल थी इसके अंदर इट हैव टोटल 8 कॉलम्स एंड 6 rows, but instead of that modern periodic table have total 18 columns and 7 periods, but here only 8 column and 6 row. At the time of Mendeleev, periods are known as a row. So I write here R. R means row. This is a first comparison between a Mendeleev and modern periodic table. Understand, guys? Now
Let's see number second. Number second is Mendeleev had arranged the elements on the increasing order of their atomic weight. It means it had arranged the particles on increasing order of their atomic weight. But instead of atomic weight, modern predictable, which is delivered by Henry Moseley. Henry Moseley arranged the atoms on the increasing order of their atomic number. So it means I write here only atomic number. If we talk about number third, then I think we should talk on their principle. And what is principle of modern Mendeleev predictable? Then we can say that the physical and chemical properties are periodic function of atomic weight. And when we talk about the principle of modern predictable, then we find that its principle is the chemical and physical properties are periodic function of atomic number. It means I write here only periodic function of atomic number, and here periodic function of atomic weight. Understand, guys? Number fourth. Till the time of Mendeleev, noble gases are not discovered, so it did not use noble gases. But till the time of Henry Moseley, modern noble gases are discovered, so it has used noble gases. Understand, guys? तो इसने noble gases का यूज कर लिया, फाइंड हो चुकी थी, और यहाँ noble gases फाइंड नहीं हुई थी, इसने यूज नहीं किया. काफी इजी है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वाली. Actually, Mendeleev has arranged all the particles on the basis of their atomic weight, so there is a large problem of isotopes. There is a large problem of isotopes. But modern predictable, which is delivered by Henry Moseley, has arranged the particles on the basis of their atomic number, so there is no kind of problem of isotopes. यहाँ प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ प्रॉब्लम थी इसकी. नंबर 6. मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में कुछ स्पेस थे. It had remaining some spaces in their predictable and predict, और उसने भविष्यवाणी भी की थी कि फ्यूचर में some elements will be discovered और वो इन स्पेसेस में परफेक्ट आएंगे. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ स्पेस नहीं था मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में. यहाँ स्पेस था और यहाँ स्पेस है नहीं था. तो ये क्या हो गया, अपनी लास्ट नोट पे इन दोनों का कंपैरिजन कंप्लीट हो गया, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. इसके बाद देखते हैं एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस जो है इस न्यूक्लियस से यहां तक की जो लेंथ है ये क्या होगी, रेडियस. बिकॉज वी नो दैट एन एटम इज कंसीडर्ड इन स्फेरिकल शेप्स, एंड स्फेरिकल शेप्स में क्या होती है, आर होती है सेंटर से लेके
जो बाहर वाला उसका पैरामीटर होता है वहां तक इसकी लेंथ। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये क्या है, इसकी r है। अब r के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कौन कौन करता है, कैसे कैसे करता है, अपने ये देखेंगे। तो डायग्राम बनाते हैं फिर से थोड़ा बड़ा ताकि आसानी से समझा जा सके। क्यों गाइस? ऐसे स्क्वायर तो डिवाइडर से भी नहीं बनाए जा सकते जैसे मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, है ना गजब। इसके बाद देखो यहां कौन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, विच आर पॉजिटिव चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड गाइस? दीस प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। और यहां इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रिवोल्यूशन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, रिवोल्यूशन करते रहते हैं। ये सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। These all are negative charge particles which revolute around a nucleus in their specific path which is known as orbits. Understand? अब कॉमन सी बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, एंड वी नो दैट टू opposite charge have always a kind of attraction force which is known as electrostatic force. यहां मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दो ऑपोजिट होते हैं ना, जैसे बॉय और गर्ल, ये मतलब अट्रैक्ट होते हैं। वैसे नेचर भी ऐसी है, शादी जो होती है वो लड़के और लड़की की तो होती है, ये लड़के के लड़के के साथ थोड़ी होती है, लड़की की लड़की के साथ थोड़ी होती है, लड़की और लड़की की होती है, यानी बॉय और गर्ल की होती है। तो ये ऑपोजिट है, ये क्या है, ऑपोजिट चार्ज है। तो ऑपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। नेचर ने भी ऐसा ही किया है, उन्होंने भी इन्हीं की शादी का सिस्टम किया है। वैसे ही ये दोनों भी क्या है, ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स है। ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं, इन दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है गाइस, अट्रैक्शन। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अंडरस्टैंड? अब यहां जब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, इट मींस ये इसके ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स लगाएगा। अंडरस्टैंड गाइस? जो इस इलेक्ट्रॉन को इस यहां न्यूक्लियस के साथ क्या रहता है, टाइड अप रहता है। इसी फोर्स से क्या रहता है, टाइड अप रहता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होता। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन यहां से रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अगर इस तरफ से कोई इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो यहां से बाहर है, भाग जाता है, टाइम नहीं लगाता। इसको बांधे कौन रखता है या टाइट कौन रखता है, दिस न्यूक्लियस। तो यहां से जो यहां तक फोर्स लग रहा है इसे बोलते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। क्या है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। जो अल्फाबेट का 26 नंबर अल्फाबेट है जेड, उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? अब इस जेड को यहां भूल जाओ, अपने बात करते हैं एक नए तरह के मैटर की। लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना गाइस, यहां भी नेगेटिव चार्ज है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन नहीं करेगा क्या? क्या इन दोनों में कोई रिपल्सन फोर्स वर्क नहीं करेगा क्या? रिपल्सन फोर्स मींस है वो एक दूसरे को दूर भगाए। ये इलेक्ट्रॉन इसको कहे चल यहां से निकल, और ये इसको कहे तू निकल, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ क्या चल रही है, धड़ाधड़ मुक्केबाजी चल रही है। ये इसको फेंक रहा है बाहर और इसको अंदर फेंक रहा है, तो ये इसको बाहर फेंक रहे हैं, ये भी इसको बाहर फेंक रहा है। तो इट मींस है एक फोर्स तो अंदर लग रहा है ना, यहां दूसरे फोर्स की बात कर रहा हूं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टैंड गाइस? तो समझ रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से एक फोर्स फील कर रहा है और वो फोर्स है इनको बाहर जाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अंडरस्टैंड गाइस? तो इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और यहां क्या है, रिपल्सन फोर्स बिटवीन
इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड गाइस, इन दोनों के बीच में रिपल्सन फॉर्म वर्क कर रहा है। तो यहां अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पे भी क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है। चलो इसको एक बार रहने दो, वापस इसी पे आते हैं। तो यहां ये जो इफेक्ट है, जिस इफेक्ट से इसको बाहर निकाल रहा है, दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं गाइस, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब वो अपना रिपल्सन फोर्स वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब वापस आते हैं यहां कि ये इसको कुछ फोर्स से अटैक कर रहा है, वो फोर्स क्या है, जेड। आपको सर आपने जिसके लिए जेड बोला था, अरे गाइस जितने भी जहां भी फोर्स लग रहा है ये न्यूक्लियर फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि कौन लगा रहा है इसे, न्यूक्लियस लगा रहा है। इट इज नोन एज ए न्यूक्लियर फोर्स। तो ये न्यूक्लियर फोर्स यहां इस पे भी लग रहा है, लेकिन ये कुछ कम हो जाता है, क्योंकि ये तो इसको अंदर लेके आ रहा है, इसको कह रहा है बाहर चल दो। यानी जितना लगना चाहिए था उससे कम लग रहा है, क्योंकि कुछ यहां जैसे मान लो ये यहां से इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, 20 का फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है, 20। कंसीडर करते हैं एग्जांपल 20 फोर्स लगा रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो अपोजिट डायरेक्शन में 4 का फोर्स लगा रहा है। तो जो इसके ऊपर वर्क करेगा फोर्स, वो इससे क्या हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, मतलब टोटल 16 वर्क करेगा। जो जेड का फोर्स वर्क करेगा, न्यूक्लियस का फोर्स वर्क करेगा, उसे क्या कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। अब पहले 20 लगना चाहिए था, इसका टोटल फोर्स है 20, लेकिन इफेक्ट कितना कर रहा है, वर्क कितना है, वो 16। तो ये जो जेड तो 20 तो है, ये जेड है, लेकिन ये 16 क्या रहेगा, इसे बोलते हैं फिर अपने जेड इफेक्टिव, व्हिच इज शोन बाय जेड ई डेवलप। अंडरस्टैंड गाइस, कि जो यहां से फोर्स इस पे रियल पे वर्क कर रहा है आफ्टर शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज नोन एज जेड इफेक्टिव, और इसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अंडरस्टैंड गाइस, तो इस तरह यहां कुछ एटॉमिक रेडियस के ऊपर कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ एटॉमिक रेडियस पे कुछ अपना इफेक्ट डालते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं। आज के लिए अपनी इतनी ही क्लास रहेगी, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्लास को अगर आपको कुछ नया समझ आया तो कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना गाइस। क्लासेस को साथ में आपको क्या करना है, शेयर भी करना है, बिकॉज़ शेयरिंग इज ए केयरिंग। अपने सोशल मीडिया साइट्स जो कोई भी आप यूज करते हैं, आप में से उन पे इन क्लासेस को जरूर शेयर कीजिए। और इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप प्लेलिस्ट में जाकर, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे दूसरे चैनल डॉक्टर ओम जी एक्सपेरिमेंट्स को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, बी सेफ।